अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान स्टडीज़ के जितने भी अहम सवालात हैं उनकी रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखना, इससे इंशाल्लाह आपका पाकिस्तान स्टडी का पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखें, टू नेशन थ्योरी की बात करेंगे। इसमें यह है कि डेफिनेशन क्या है कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें, इनका रीजन, कल्चर, ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है। और इसीलिए मुसलमानों ने कहा था कि भाई हमें एक अलग मुल्क चाहिए यानी पाकिस्तान चाहिए। दूसरा, यहाँ पे नेशन यानी कौम से मुराद कि जो मुसलमान हैं वो सारी एक ही कौम है, भाई चाहे वो फिर कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट के ज़रिए इसकी शुरुआत की। मुसलमानों को बताया कि भाई तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको तुम जो है ना प्रोटेक्ट करो, सियासी तौर पे तुम शऊर हासिल करो, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करो, नहीं तो ये यहाँ पे हिंदूज़ की मेजॉरिटी है, तुम जो है ना रगड़े जाओगे, तुम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। अंग्रेज़ बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उसमें से एक हिस्से के अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी होती है। मुसलमान बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के कांग्रेस इस जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस कर लेती है एहतिजाज वगैरह करके, और अंग्रेज़ इस फैसले को वापस लेते हैं, जिसके बाद मुसलमानों को पता चलता है कि भाई कांग्रेस वाले हमारे सच्चे नहीं हैं। उसके बाद मुसलमान सोचना शुरू कर देते हैं, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो क्या करते हैं कि जनाब 1906 के अंदर ना, ये जो अपना मुसलमान भाई लोग हैं ना, इनका ये 35 बंदों का एक डेलीगेशन, एक वफ़्द होता है। वो जाके उस टाइम के जो वायसराय होते हैं अंग्रेज़ लॉर्ड मिंटो, उनसे जो है ना मिलने जाते हैं शिमला के मकाम पे, और उनको कहते हैं कि सर हम मुसलमान हैं, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है, हमारे भी कोई हकूक़ हैं, हमें मेहरबानी करके सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, यानी असेंबलीज़ के अंदर हमारी मखसूस सीटें रखी जाएँ ताकि मुसलमान ही मुसलमान को वोट दें, ठीक है। तो आगे चल के ये डिमांड फिर ये अंग्रेज़ मान भी लेते हैं 1909 के अंदर। तो ख़ैर ये जो उन्होंने उनके साथ मुलाकात की ना, ये बड़ी अच्छी मुलाकात रही और मुसलमानों को ज़रा कॉन्फिडेंस मिला। फिर मुसलमानों ने कहा यार क्यों ना फिर हम भी अपनी सियासी जमात बनाएँ, जिस तरह कांग्रेस है। तो आखिरकार 1906 में मुस्लिम लीग बनाई जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब देखेंगे कि टू नेशन थ्योरी का क्या किरदार है। भई एक तो इसने सियासी फाउंडेशन रखी, मुसलमानों को बताया कि भाई तुम अलग कौम हो भाई, तुम यानी कि यहाँ पे ठीक है ना, तुम्हें एक अलग मुल्क चाहिए। दूसरा ये है कि टू नेशन थ्योरी की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग यानी कि मंज़र आम पे आए, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, ये मुस्लिम जो आइडेंटिटी है ना, ये टू नेशन थ्योरी को प्रैक्टिकली ना एक पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट किया, और आगे चल के हमने पाकिस्तान हासिल किया। उसके बाद 1940 में क्या होता है, लाहौर रेज़ोल्यूशन पास किया जाता है। लाहौर रेज़ोल्यूशन के अंदर पहली मर्तबा वहाँ डिमांड की जाती है कि भाई मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा फिर क्या होता है, सारे सूबे जितने भी सूबे थे ना उस टाइम, उसमें मुसलमानों को एक्टिव किया जाता है। मुसलमान जो है ना, उनके अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है, और वो अपने हकूक़ और राइट्स की बात करना शुरू कर देते हैं। और 1945 और 46 के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है कि मुसलमानों की जितनी भी सीटें उस पे मुस्लिम लीग ही जीतती है, जिससे पता चलता है कि वाक़ई मुसलमान एक अलग कौम है, इनको अब एक अलग मुल्क चाहिए। और आगे चल के जनाब 1947 में पाकिस्तान बन जाता है। तो इसमें पूरा क्रेडिट किसका जाता है भाईजान? टू नेशन थ्योरी का। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि 1906 में शिमला डेपुटेशन 35 लोग लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं शिमला में, अक्टूबर 1906 के अंदर। आगा खान 3 उनको लीड करते हैं, और उनके सामने वो अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं। एक तो वो कहते हैं भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, यानी मुसलमान को ही वोट दे असेंबली के अंदर। मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी एजुकेशन, उनका कल्चर, उनकी उर्दू लैंग्वेज, उनके इंस्टीट्यूशन, सारा कुछ। इसके अलावा जनाब हुकूमत में हमें जगह दी जाए, यानी कि हम हुकूमत में काउंसिल का हिस्सा बने, कानून साजी में भी हम अपना किरदार अदा करें। अब इस वाक़े की अहमियत ये है कि एक तो भाईजान पहली मर्तबा मुसलमानों को पता चला भाई हम एक अलग कौम में, सेपरेट कम्युनिटी है। दूसरा ये है कि आगे चल के 1909 के अंदर ये मिंटो साहब ने ये मुसलमानों की बात, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो बात है वो मान लेते हैं, और 1909 में इसको शामिल कर देते हैं कानून के अंदर। दूसरा ये है, आगे चल के भाईजान मुसलमानों की रिज़र्व सीटें भी दी जाती हैं, आगे चल के फिर मुस्लिम लीग भी बनाई जाती है, और मज़ीद लोगों को शऊर मिलता है मुसलमानों को, और आगे चल के पाकिस्तान बन जाता है। अब 1906 ढाका के अंदर मुस्लिम लीग बनाई जाती है, ठीक है जी। एहसन मंजिल है ढाका के अंदर, वहाँ पे एक सेशन होता है, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। नवाब वक़ार उल मल्क साहब इसको लीड करते हैं, और नवाब सलीम उल खान साहब जो है ना वो मशवरा देते हैं कि भाई अब एक नई सियासी जमात बनाई जाए। तो वो बनाई जाती है मुस्लिम लीग, और उसके जो पहले सदर होते हैं वो आगा खान 3 होते हैं। अब मुस्लिम लीग का मकसद क्या था भाई, एक तो मुसलमानों के हकूक़ को हमने प्रोटेक्शन देनी है, दूसरा ये अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी रखनी है, उनको बताना है कि भाई हम अच्छे लोग हैं, हम इतने बुरे लोग नहीं, हमारे साथ तुम अच्छा जो है ना वो डील किया करो, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करना है। दूसरा बाकी जितनी कम्युनिटीज़ हैं हिंदू, सिख, क्रिश्चियन वगैरह उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? भाई एक तो मुसलमानों को प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, मुसलमानों की आइडेंटिटी को यानी कि हिफ़ाज़त होना शुरू हो जाती है। आगे चल के मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है 1909 के अंदर। उसके बाद पॉलिटिकल अवेयरनेस, फिर कांग्रेस को काउंटर करने के लिए एक नई सियासी जमात यानी मार्केट में आ जाती है। नए-नए लीडर्स आते हैं, कायदे-आज़म, और आगे चल के पाकिस्तान बन जाता है। अच्छा जी, अब है मिंटो मोले रिफॉर्म्स 1909। अब इसमें क्या होता है कि उस टाइम के जो है ना, जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो वायसराय, इन दोनों ने एक कानून बनाया जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इस कानून के कुछ प्रोविजंस ये हैं, एक तो जो असेंबलीज थे ना उनके नंबर्स बढ़ा दिए, सेंट्रल काउंसिल में 16 से 60 कर दिए, और 4 किस्म के मेंबर्स उन्होंने जो है ना वो बताए। भाई एक वो मेंबर्स होते हैं जो ऑफिशियल अंग्रेज होते हैं, दूसरे वो नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, दूसरे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल इंडियंस, यानी इंडियन होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं लेकिन नॉन ऑफिशियल, और कुछ मेंबर्स जो है ना असेंबलीज के अंदर, तो वो इलेक्शन की बुनियाद पे आ सकते हैं। अच्छा जी, इसमें ये है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। इसका मतलब मुसलमान को ही वोट दे सकता है। दूसरा, इनडायरेक्ट इलेक्शन मुतारिफ कराया जाता है, यानी पहले लोकल बॉडीज़ बनेंगी, लोकल बॉडीज़ बनाएंगी इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज वाले बनाएंगे काउंसिल्स यानी असेंबलीज। दूसरा ये है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना वायसराय की, उसके अंदर पहली मरतबा एसपी सिन्हा यानी जो एक पहले इंडियन थे उनको शामिल किया जाता है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी ना उसके अंदर भी 2 इंडियंस को शामिल किया जाता है, यानी उसकी कैबिनेट के अंदर भी। अच्छा जी, कांग्रेस ने इसको सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्तरद किया। उसने कहा भाई ये क्या मतलब, भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। बाकी कुछ रिफॉर्म्स को उनको पसंद आई, कुछ नहीं आए। मुस्लिम लीग तो बड़े खुश हुई भाई, क्योंकि उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मानी गई। ठीक है जी, तो ये हमारा वाक़या। अभी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आगे चल के मज़ीद जो है ना वो मुसलमान यानी कि एक्टिव होते हैं और अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बढ़ता है। अब सब जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपने-अपने हकूक़ की बात करती हैं। इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी मजबूत होती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में डिवीजन ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और आगे चल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ना, जो मिल के काम करना था वो ख़त्म हो जाती हैं। अब इन दोनों के रास्ते अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, लेकिन 1916 में लखनऊ में क्या होता है कि कांग्रेस के जो है ना बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, इन दोनों ने मिलके क्या किया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक सेशन रखा ढाका के अंदर, और पहली मर्तबा उसमें यह हुआ कि मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो कांग्रेस ने तस्लीम की, और कहा गया कि जनाब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें 1/3 मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी आधे बंदे इंडियंस होने चाहिए। इसके अलावा सूबाई जो असेंबलीज हैं वहाँ पे सीटें भी बढ़ाई जाएँ। इसके अलावा सूबाई एग्जीक्यूटिव यानी सूबाई असेंबलीज के अंदर भी आधे इंडियन होने चाहिए, और आर्मी में के जो बड़े जो रैंक्स हैं, कमीशन रैंक, उनमें भी इंडियंस को जगह दी जाए। इसके अलावा अगर कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी का 3/4 मेजॉरिटी यानी जो मेंबर्स हैं, अगर वो किसी बिल को मुस्तरद करते हैं तो वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है ना? अब इसकी अहमियत ये है कि भाई पहली मर्तबा हिस्ट्री में मुसलमान और हिंदूज़ ने यूनिटी का मुज़ाहरा किया, लेकिन टेम्परेरी थी, और हिंदूज़ ने, कांग्रेस ने पहली मर्तबा सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो बात थी मुसलमानों की वो मानी। इसके अलावा मुस्लिम लीग मजबूत होती है, कायद-ए-आज़म जनाब एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे आते हैं, और मिल के पॉलिटिकल डिमांड की जाती हैं। ठीक है जी? अब नेहरू रिपोर्ट 1928। अब इसमें क्या होता है कि जनाब ये नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली पहली कोशिश थी इंडियंस की, यानी पहली मर्तबा इंडिया वालों ने, जो मकामी लोग थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल दिया। इससे पहले अंग्रेजी कानून बनाते थे ना इंडिया के लिए, तो जनाब मोतीलाल नेहरू साहब इनकी सरबराही में ये रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन क्या है, पहले तो उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना हुकूमत हम खुद करेंगे, इंडियंस ही करेंगे इंडिया के ऊपर, लेकिन रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर के ही कंट्रोल में, यानी मुकम्मल आज़ादी नहीं होगी, और मुल्क में फेडरल सिस्टम होगा, सेंटर में एक गवर्नमेंट होगी और एक सूबाई गवर्नमेंट्स होंगी जैसे पाकिस्तान में है आजकल। ठीक है, इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी असेंबली पार्लियामेंट के 2 हाउस होंगे, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज़ इसको ख़त्म करना चाहिए, यानी जो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई थी ना, ये उसकी नेहरू रिपोर्ट इसको ख़त्म करने की बात कर रहा है। और दूसरा है कि आबादी के हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जहाँ पे अगर कोई माइनॉरिटी है, अगर मुसलमान माइनॉरिटी में होंगे तो वहाँ पे उनको 1/4 सीट दी जाएगी सेंटर में। इसके अलावा सिंध को बम्बई से अलग किया जाएगा। एनडब्ल्यूएफ यानी खैबर पख्तूनख्वा में रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। अच्छा जी, तो इसको कांग्रेस तो मंजूर करती है, लेकिन मुस्लिम लीग वाले इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ये तो मुसलमानों के लिए डेथ वारंट है, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट वाले आप कैसी चीज़ हमसे छीन सकते हैं। तो यहाँ पे फटा पड़ गया, तो नेहरू रिपोर्ट जो है ना वो फेल हो गई, नाकाम हो गई। तो उसके मुकाबले में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मार्केट में आते हैं, और वो कहते हैं भाई मैं अपना प्रपोजल दूंगा। तो उन्होंने 14 पॉइंट्स दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई फेडरल सिस्टम होना चाहिए, सूबे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट
कैबिनेट कमज़ोर होनी चाहिए, सूबाई ऑटोनॉमी होनी चाहिए, खुद मुख्तार सूबे खुद मुख्तार अपने मामला चलाने के लिए मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाए, मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर को के अंदर 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसके अलावा मजहबी आज़ादी हो, मुसलमानों को जहाँ पे भी मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वहाँ उन इलाकों को मुसलमान मेजॉरिटी इलाके डिक्लेयर किए जाए, सिंध को सेपरेट किया जाए, मुंबई से NWF और बलूचिस्तान में जो रिफॉर्म्स लाई जाएँ, हुकूमत गवर्नमेंट जॉब के अंदर मुसलमानों को जगह दी जाए, और दूसरा ये कि मुसलमानों का जो लैंग्वेज है, रिलीजन है, एजुकेशन, उसको प्रोटेक्ट की जाए, और कैबिनेट के अंदर भी 1/3 जो है ना मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग ने तो इसको कबूल किया, आगा खान 3 सब ने, अल्लामा इकबाल ने भी इसको कबूल किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको मुस्तरद किया। नेहरू ने कहा रेडिकुलस, क्या बकवास है, उसने ऐसे बोला भाई। लेकिन भाई इसका फ़ायदा हुआ है कि मुसलमान वाले मज़बूत है, मुसलमानों को पहली मर्तबा कोई चीज़ मिली रिटर्न में, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बन गया, ठीक है। मज़ीद इन्होंने जो है ना मुस्लिम आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हुई, वो आगे चल के पाकिस्तान बन जाता है, तो ये इसको ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1935 में कानून मंजूर करती है अंग्रेज़ों इंडिया को चलाने के लिए, और ये आपको पता है ये वो कानून है जो पाकिस्तान ने जब तक पहला आइन नहीं बनाया था तब तक इसी को टेम्परेरी तौर पे इस्तेमाल किया। अब इसके सैलेंट फीचर ये, एक तो ये रिटर्न में था, दूसरा ये कि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता है, यानी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट भी होगी और साथ में प्रिंसली स्टेट भी होंगी, ठीक है। अब जो रियासतें होंगी ना, उनकी मर्ज़ी है वो हुकूमत को ज्वाइन करें ना करें, लेकिन सूबे ज्वाइन ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जनाब सूबाई ऑटोनॉमी भी होगी, और वहाँ पे जो डायरकी का सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे अब जो है ना पावर सिर्फ एक ही गवर्नर के पास ही होगी। बाकी ये है कि जो सब्जेक्ट हैं, जो मामलात हैं, वो डिवाइड की जाएंगे। फेडरल जो है ना वो डिफेंस फॉरेन अफेयर्स देखेगा, सूबे जो है ना हेल्थ ट्रांसपोर्ट देखेंगे, और कुछ मामलात हैं वो दोनों मिल के देखेंगे, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। बाकी जो सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे, कुछ ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट मामला थे ना वो उसके पास थे, गवर्नर जनरल के पास थे, और ट्रांसफर्ड मामला जो थे ना वो मिनिस्टर्स के पास थे। ठीक है। अच्छा जी। अब इसमें दूसरा ये कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगी। फेडरल असेंबली में 375 बंदे होंगे, और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस में 260 कुछ बंदे इलेक्ट किए जाएंगे, कुछ बंदे नॉमिनेट किए जाएंगे। फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी दिल्ली के अंदर। इंडियन काउंसिल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, इंडियन काउंसिल जो कैबिनेट थी ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो ख़त्म की जाएगी, और भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और 10% पॉपुलेशन जो है ना उनको वोट देने का राइट मिल गया। और दूसरा ये कि सूबों को रीऑर्गेनाइज किया गया, सिंध को मुंबई से अलग किया, बिहार और उड़ीसा को वो भी अलग अलग सूबे बन जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 1937 से लेकर 1939 तक जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें कांग्रेस जीत जाती है। 11 में से 8 में तो जनाब यही जीतती है, तो कांग्रेस वाले हुकूमत बनाते हैं। तो कांग्रेस 1937 से लेकर 1939 तक इंडिया पे हुकूमत करती है, लेकिन उनके दौर में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। सबसे पहले तो मुसलमान, उनकी जो पॉलिसीज़ है ना उसमें हिंदू रिलीजियस इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, वंदे मातरम वगैरह पढ़ाया जाता था। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया, उर्दू को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। मदरसा और मजहबी तालीम को भी इन्होंने नज़रअंदाज करना शुरू किया। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना कांग्रेस का जो झंडा है उसको प्रमोट किया गया, मुसलमानों को कहा गया इसको सलूट मारा करो, और मुसलमानों को यानी कि आज़ान देने में मुश्किल आता था, और जो है ना गाय वगैरह की जो कुर्बानी उसके ऊपर पाबंदियाँ थी। मुसलमानों को जॉब्स नहीं दी जाती थी, उनको नज़रअंदाज किया जाता था सरकारी जॉब्स के अंदर। तो यानी कि इसके अलावा मुसलमानों का जो कल्चर है उसको बड़े ख़तरे लाहक हो चुके थे। तो यानी कि इन्होंने जो भी हरकतें की वो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदूज़ को खुश करने के लिए काम किया, और मुसलमानों को बड़ा टफ़ टाइम दिया। आगे चल के फिर क्या होता है कि जनाब मुस्लिम लीग वाले मज़ीद तगड़े हो जाते हैं कि यार देखो यार, ये कांग्रेस वाले वाक़ई हमारे दुश्मन हैं, हमें हमारा ख़्याल ही नहीं रखते। आगे चल के भाईजान कुदरत में काम क्या होता है कि आगे चल के 1939 के अंदर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। तो उसके ऊपर फिर कांग्रेस वाले अंग्रेज़ों को कहते हैं आप लोग अब चले जाएँ, अब हम इंडिया खुद ही चलाएँगे। तो अंग्रेज़ों ने कहा नहीं भई, अभी वक़्त नहीं आया। तो कांग्रेस ने उस मकाम पे ना उन्होंने क्या इस्तीफ़ा दे दिया। तो 22 दिसंबर 1939 को कायदे-आज़म ने कहा शुक्र है भाई कांग्रेस वालों की हुकूमत ख़त्म हुई, और उसको उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो हमें पता चल गया कांग्रेस वाले हमारे साथ सच्चे नहीं हैं, दूसरा मुस्लिम लीग मजबूत होती है, सेपरेट नेशन का जो नज़रिया है ना वो मज़ीद जो है ना उस पे यानी कि हरकत आती है कि भाई अब तो वाक़ई अलग मुसलमान मुल्क चाहिए। कांग्रेस वालों ने हमारे साथ क्या यानी कि जुल्म किया, अगर हम इंडिया में रहेंगे तो हमें तो ये हमेशा इस तरह ही हमें हमें ज़लील करते रहेंगे, तो हमें अलग मुल्क चाहिए। ठीक है जी। और आगे चल के पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन होता है, और सियासी अवेयरनेस में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है सिर्फ़ मुसलमानों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद एक कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब इसमें क्या होता है कि 3 अंग्रेज़
जो है ना वो आते हैं मार्च 1946 में, और वो जनाब एक अपनाना एक प्लान सामने ले आते हैं। वो 3 ब्रिटिश मेंबर क्या होते हैं, लॉर्ड लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक 3 टियर फेडरल सिस्टम का प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा एक भाई सेंटर में हुकूमत होगी यूनियन, जिसके पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के मामलात होंगे। अच्छा जी, एक होगा प्रोमोशनल ग्रुप। इसमें क्या होगा कि हम ना सूबों को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ग्रुप ए के अंदर हिंदू मेजॉरिटी होंगे, मद्रास, मुंबई, यूपी, बिहार वगैरह। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी, जिसमें पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफ एंड बलूचिस्तान, और एक सूबे के एक ग्रुप के अंदर बंगाल और आसाम होंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बाकी हर एक सूबे के पास अपनी मुकम्मल आज़ादी भी होगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ के मामला तो वो खुद देखें, ठीक है। और दूसरा ये कि आइन साज असेंबली बनाई जाएगी ताकि आगे चल के इस मुल्क के लिए एक नया आइन बनाया जाए। अच्छा जी, मुस्लिम लीग वाले इस प्रपोजल को मानते हैं, लेकिन आगे चल के जब इनको पता चलता है कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि जब हम आइन साज असेंबली में पहुंचेंगे ना तो हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इस प्लान को ना मुस्तरद कर देंगे, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी को भी ख़त्म कर देंगे। तो अब इसलिए आगे चल के फिर मुस्लिम लीग वाले भी इसको मुस्तरद करते हैं। कांग्रेस वालों ने इसको कबूल किया था, लेकिन अपनी कंडीशन के साथ, और उनके जहन में कुछ और चल रहा था। वो तो चाह रहे थे कि एक दफ़ा बस हम आइन साज असेंबली में पहुँचे, उसके बाद में हम इस कैबिनेट मिशन प्लान को भी तब्दील करेंगे और सिर्फ अपने हक में फैसले करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है रेड क्लिफ अवार्ड 1947। अब इसमें क्या होता है कि रेड क्लिफ साहब जो है ना अंग्रेज़, वो आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में आते हैं, और वो उनको एक ज़िम्मेदारी दी जाती है कि आप पंजाब और बंगाल को डिवाइड करें पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। तो एक 2 बाउंड्री कमीशन बनती हैं, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। दोनों के अंदर 2-2 मेंबर होते हैं, कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के, ठीक है। और इसका जो हतमी फ़ैसला था वो रेड क्लिफ साहब ने दिया। अब इसमें क्या होता है कि वेस्ट पंजाब पाकिस्तान चला जाता है, ईस्ट पंजाब इंडिया में चला जाता है, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला जाता है, वेस्ट बंगाल इंडिया में चला जाता है, ठीक है। तो ये फाइनल होता है, ये अवार्ड 12 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट होती है, 17 अगस्त को। लेकिन आगे चल के इशू हुआ पंजाब के अंदर, जो गुरदासपुर है वो भी इंडिया को दिया जाता है, फिरोजपुर वो भी इंडिया को दिया जाता है, हालांकि वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहे थे, जिससे आगे चल के कश्मीर का मामला भी शुरू हुआ, और कैनाल हेडवर्क वगैरह उनका भी कंट्रोल इंडिया के कंट्रोल में चला जाता है। इसके अलावा बंगाल के अंदर भी ये होता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाका था मुर्शिदाबाद, वो इंडिया को चला जाता है, और जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थे वो पाकिस्तान को चले जाते हैं। तो ये भी बड़ा मसला हुआ। यानी कि इससे क्या होता है, इसमें पाकिस्तान ने रिएक्शन ये दिया। एक तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रेड क्लिफ अवार्ड है, इसमें यानी कि बायसनेस जो दिखाई एक तरफा था, मुस्लिम पाकिस्तान को, यानी कि सही तरीके से पाकिस्तान को डील नहीं किया गया, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को फ़ायदा दिया गया, यानी इंडिया को दिया गया। और दूसरा ये कि गुरदासपुर जैसा अहम इलाका वो हमसे चला गया, जो वाटर कंट्रोल है उस पर भी हमारा कंट्रोल चला जाता है, और पानी का मामला आज भी चल रहा है। पब्लिक उसके और उनको बड़ा गुस्सा आता है, माइग्रेशन होती है, वायलेंस होती है, लोग इधर से उधर हिजरत करते हैं जब उनको पता चलता है कि अजी जी ये गुरदासपुर जो इलाका ये तो पाकिस्तान में नहीं, ये तो इंडिया में आ गया है। तो फिर मुसलमान जो है ना वहाँ से निकल के या लाहौर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन खैर आगे चल के फिर मुसलमानों का बस अब जैसा तैसा भी अब इसको कबूल करते हैं, और अपना नया मुल्क बन गया, अब इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा जी, जब पाकिस्तान नया-नया बना तो सबसे पहला प्रॉब्लम था आइन हमारा कोई नहीं था, तो हमने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको टेम्परेरी आइन के तौर पे चलाना शुरू हुआ। उसके बाद भाई एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े मामला थे, हमारे पास स्टाफ नहीं था, हिंदू सिख ऑफिशियल माइग्रेट करके इंडिया चले गए, ऑफिस नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे, रिकॉर्ड नहीं था, किताबें नहीं थे, पेपर नहीं था, मईशत बड़ी कमज़ोर थी, इंडस्ट्रीज़ हमारे पास नहीं थी, बैंक नहीं था, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज थी, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो है ना कुछ ने हमें पाकिस्तान को ज्वाइन किया, कुछ हमसे छीनी गए। हैदराबाद इंडिया ने कंट्रोल कर लिया, जूनागढ़ पे भी इंडिया ने कंट्रोल कर लिया, और कश्मीर ने ऑफिशियली जो है ना इंडिया को ज्वाइन किया, उसके जो सरबराह थे, लेकिन वहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी थे, और आगे चल के वहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है। जो इसके अलावा रेड क्लिफ अवार्ड की जो फैसला था उससे भी मुसलमान बड़े परेशान हुए थे। तो ये सारे शुरू के प्रॉब्लम थे। इसके अलावा भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, इंडिया को 65% मिलने थे मिलिट्री के एसेट, पाकिस्तान को 35, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला, बहुत ही कम मिले। और पाकिस्तान को पैसे मिलने थे 750 मिलियन रुपीज़, वो भी नहीं मिले। रेफ्यूजीज़ यानी कि भाई वो इंडिया से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में आए, 6.5 मिलियन। तो यहाँ पे तो हमारे पास वैसे ही कोई खाने पीने को नहीं था, ना घर था, ना फूड था, ना जॉब था, तो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हुए। इसके अलावा जना पानी का मसला, सारे जो दरिया है वो इंडिया से आते हैं, तो इंडिया ने पानी स्टॉप कर दिया 1948 में। तो उससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मुतासर हुआ, और आगे चल के इंडस वाटर ट्रीटी की जाती है 1960 में इंडिया के साथ। अच्छा जी, अब हम देखेंगे 56, 62 और 73 का कंपैरिजन। भाई सबसे पहले जो पहला आइन है 56 का वो 23 मार्च को आता है, और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून को इन्फोर्स किया जाता है, और 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 14 अगस्त को इन्फोर्स किया जाता है। 56 वाला पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, 62 का दूसरा, और 73 वाला करंट यानी मौजूदा। अच्छा जी, 56 वाले आइन के अंदर पार्लियामानी निज़ाम की बात की जाती है, और 73 वाले में भी, लेकिन 62 में सदारती निज़ाम की बात की गई है, ठीक है। 56 वाला जो आइन था पहला,
था उसमें भी सदर जो थे ना वो सिर्फ सिंबॉलिकल होते हैं, और मौजूदा आइन में भी सदर सिंबॉलिकल है, उनके पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। लेकिन 62 वाले आइन में प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल था। प्राइ हेड ऑफ गवर्नमेंट 56 और 73 का आइन में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 62 वाले में प्रेसिडेंट थे। यानी 62 का जो आइन है दोस्तों अयूब के दौर का, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं था। अच्छा जी, 56 के आइन के तहत असेंबली यूनिकैमरल थी, यानी वन हाउस थी। 62 में भी यूनिकैमरल वन हाउस था, लेकिन 73 के आइन के तहत असेंबली हमारी अब क्या है, बाइकैमरल, यानी सेनेट एंड नेशनल असेंबली। अच्छा जी, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर 56 और 62 का जो आइन है उसमें नेशनल असेंबली थी, लेकिन यहाँ पे नेशनल असेंबली और सेनेट है। अच्छा जी, दूसरा 56 जो आइन है ना वो फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है। 62 ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर, सारा कंट्रोल सदर के पास था सारा। और 73 का आइन जो कहता है वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट होगी लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी यानी प्रोमोशनल ऑटोनॉमी भी होगी। अच्छा जी, तीनों में इस्लामिक प्रोविजंस की बात है, 56 वाले में भी और 62 वाले में भी और 73 वाले में भी। दूसरा फंडामेंटल राइट्स पहले आइन में भी थे, 56 में भी हैं, और 62 में ज़रा थोड़े लिमिटेड दिए थे, बाद में फिर उनको रिस्टोर भी कर दिया गया था। लेकिन 73 जो मौजूदा आइन है उसमें बड़े अच्छे से जो है ना फुली गारंटेड हमें बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। इलेक्शन भाईजान 56 और 73 मौजूदा आइन और पहला आइन, इनमें डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। 62 में सिर्फ इनडायरेक्ट, यानी वहाँ पे जो बेसिक डेमोक्रेसी थी ना, जो लोग थे 80,000 वही वोट देते थे, वही हुक्मरान या असेंबली वालों को वोट देते थे, अवाम डायरेक्ट वोट नहीं देती थी 62 के आइन के तहत। अच्छा जी, 56 में उर्दू और बंगाली और 62 में भी उर्दू और बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन मौजूदा आइन के अंदर 73 में उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को भी इजाज़त है कि वो भी अपने लैंग्वेज में किताबें वगैरह छाप सकते हैं। अच्छा जी, 56 का आइन जो था ना उसको उसमें तरमीम करना बड़ा आसान था, फ्लेक्सिबल था, लेकिन 62 में सारा जो कंट्रोल था वो प्रेसिडेंट के पास था, लेकिन फिर 73 में ये पार्लियामेंट अब भी अमेंड कर सकती है। 56 का आइन 1958 को मर जाता है जब पहला मार्शल लॉ लगा जाता है इसके अंदर मिर्ज़ा की तरफ से 7 अक्टूबर 1958 को, लेकिन 62 का आइन भी 69 को जब यहिया खान जो है ना मार्शल लॉ लगाते हैं और 62 का आइन जो है ना वो एब्रोगेट करते हैं, लेकिन 73 वाला मौजूदा आइन अभी भी खैर से चल रहा है। अच्छा जी, पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर को इसके अंदर मिर्ज़ा लगाते हैं, आइन को एब्रोगेट करते हैं, ठीक है। और उन्होंने रीज़न ये दिया कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हुकूमत कमज़ोर है, प्राइम मिनिस्टर बार बार चेंज हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, पार्लियामानी निज़ाम कामयाब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो जनाब धक से उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और उन्होंने अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। और फिर 20 दिन के बाद यानी 27 अक्टूबर को अयूब खान ने साहब ने उनको कहा कि बेटा अब तू इधर से निकल, उनसे इस्तीफ़ा लिया और ख़ुद जनाब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है जी। तो अब ये फर्स्ट मार्शल लॉ के अंदर आइन को ख़त्म किया जाता है, असेंबलीज़ को भी ख़त्म किया जाता है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई जाती है, सारा कंट्रोल मिलिट्री के पास आ जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी डंडे की हुकूमत आ जाती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एक तो भाई जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचा, मिलिट्री रूल स्ट्रांग हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी टेम्परेरी तौर पे, लेकिन वो भी यानी आर्टिफिशियल थी क्योंकि सियासी जमातें इन्होंने ख़त्म कर रखी थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो कमज़ोर पड़ गए, कंट्रोल डेमोक्रेसी आ गई अब, यानी डेमोक्रेसी तो थी लेकिन कंट्रोल, और बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम आया था जिसमें यह था कि 80,000 लोग वोट देते थे, ठीक है, प्रेसिडेंट को और असेंबलीज़ को, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सारा का सारा सब एक बंदे के पास आ गया था, अयूब खान के पास, ठीक है। अब हम देखेंगे अयूब खान का दौर 1958 से लेकर 1969 तक। देखेंगे अयूब खान जो है ना 7 अक्टूबर को जो मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद 27 अक्टूबर को उन्होंने मिर्ज़ा को ख़त्म किया, रिमूव किया, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया और ख़ुद जनाब सदर बन गए। तो उन्होंने सदारती निज़ाम लेके आए, 62 का आइन लेके आए, बेसिक डेमोक्रेसीज़ लेके आए। इनके दौर में एक तो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया गया, बेसिक डेमोक्रेसीज़ यानी 80,000 रिप्रेजेंटेटिव लैंड रिफॉर्म्स इसने इंट्रोड्यूस कराई थी, 5 साल का इकनॉमिक प्लान लेके आए। इसके अलावा इनके दौर को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, गंदम की पैदावार में इजाफा होता है, मंगला डैम तरबेला डैम के ऊपर काम करना शुरू हो जाता है, अमेरिका और चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं। इसके अलावा जनाब उन्होंने मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस मंजूर कराया, एजुकेशन को एक्सपेंड किया, बच्चों की तालीम को ज़्यादा, ख़वातीन की तालीम को ज़्यादा प्रमोट किया, फैमिली प्लानिंग की बात की। लेकिन इनके दौर में जो सबसे बड़ी ख़राबियाँ हैं या नुकसानात, एक तो इनके दौर में डिक्टेटरशिप थी, यानी कि अपोजिशन के सियासी जमातों को आज़ादी नहीं थी, प्रेस को भी आज़ादी नहीं थी, जो सारी की सारी दौलत है सिर्फ 22 घरानों के कंट्रोल में थी, और 65 की वार होती है और उसमें बड़ा नुकसान होता है, और ईस्ट पाकिस्तान को नज़रअंदाज
नज़रअंदाज किया जाता है और आगे चल के वो 71 में अलग हो जाता है। और जनाब फिर आगे चल के हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, लोग एहतजाज करते हैं और 25 मार्च 1969 को वो रिज़ाइन देते हैं और यहिया खान को ख़त लिखते हैं कि भाई तुम आके हुकूमत संभालो और मुल्क में मार्शल लॉ लगाओ। उसके बाद यहिया खान कंट्रोल कर लेते हैं 25 मार्च 1969 को और वो मुल्क में मार्शल लॉ लगाते हैं और 62 का आइन ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा वो एक अपना नया कानून लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी करते हैं और उसके तहत जो 1 यूनिट सिस्टम था ना 1955 वाला, वो ख़त्म कर देते हैं। सूबों को बहाल किया जाता है, सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान को बहाल किया जाता है। पहली मर्तबा 1970 में इलेक्शन किए जाते हैं पाकिस्तान में, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन, वन मैन वन वोट वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सियासी फ्रीडम होती है, अवामी लीग जी जाती है ईस्ट पाकिस्तान में, पीपी जी जाती है वेस्ट पाकिस्तान में, लेकिन मुजीब को हुकूमत नहीं बनानी जी जाती। उसके बाद बांग्लादेश में 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट ऑपरेशन किया जाता है, सिविल वार शुरू हो जाती है और आगे चल के जनाब 1971 वार की फुल फ्लेज होता है, इंडिया भी उसमें कूद पड़ता है और आगे चल के बांग्लादेश बन जाता है। फिर जनाब 20 दिसंबर 1971 को यहिया खान रिज़ाइन देते हैं और अयूब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है ना, वो पावर में आ जाते हैं, वो सदर बन जाते हैं और पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। उसके बाद 72 में वो टेम्परेरी आइन बनाते हैं और मार्शल लॉ को ख़त्म करते हैं और आगे चल के 73 में एक नया और परमानेंट आइन बनाते हैं जो आज भी चल रहा है। उसके बाद ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगाया, ठीक है, भुट्टो को ख़त्म किया, भुट्टो को गिरफ्तार भी किया, मार्शल लॉ लगाया। सबसे पहले 73 का आइन जो था उसको सस्पेंड किया, इस्लामाइजेशन पॉलिसीज़ आई, यानी उनकी पॉलिसीज़ के अंदर इस्लामिक कवानीन ये वगैरह आए, ठीक है। 8वीं तरमीम लेके आए, नॉन पार्टी इलेक्शन उन्होंने कराए थे 1985 में, ठीक है। तो हुदूद ऑर्डिनेंस, ज़कात एंड उशर का सिस्टम, फेडरल शरीयत कोड इसी ने बनाई, ब्लास्फेमी लॉज जो थे वो भी इसने इंट्रोड्यूस कराए। इनके दौर में ना इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, लेकिन रेमिटेंस के ज़रिए, के बहुत सारे पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में कमाने गए थे। ज़िया के दौर में अफ़गान वार शुरू होती है, अमेरिका से बड़े माल पानी आता है, वेपन्स वगैरह आते हैं, एड शेड आती है, न्यूक्लियर प्रोग्राम मजबूत होता है इनके दौर में। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़ जाते हैं सोवियत अफ़गान वार के हवाले से। अब इसके गलतियाँ क्या हैं? एक तो भाई उन्होंने भुट्टो को फांसी दी, इनकी वजह से मुल्क में एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरिज्म बढ़ जाता है, क्लाशनकोव और ड्रग कल्चर बढ़ता है और डेमोक्रेसी मजबूत तो नहीं बल्कि मजीद कमज़ोर होती है। तो खैर इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये था कि इन्होंने आर्टिकल 58(2) भी जो इंट्रोड्यूस कराया था 8वीं तरमीम में, उन्होंने सदर को ज़्यादा इख्तियार दिए, यानी सदर अब जब भी चाहे असेंबली को तहलील भी कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को घर भी भेज सकता है। और जनाब 17 अगस्त 1980 को वो एक एक जहाज़ के हादसे में फौत हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा मुल्क में इलेक्शन होते हैं 1988 में और मोहतरमा की हुकूमत आती है। अच्छा जी, परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर को वो मार्शल लॉ लगाते हैं, बल्कि कू करते हैं, नवाज शरीफ को वो ख़त्म करते हैं। तो आज सबसे पहले आइन को सस्पेंड करते हैं, वो अपना एक कानून लेके आते हैं LFO 2002। उसके बाद वो आइन को बहाल करते हैं, 17वीं तरमीम ले आते हैं और वो डेवोल्यूशन का प्लान लेके आते हैं, यानी इख्तियारात को नीचे तक मुंतकिल करते हैं, नाज़िम वगैरह का सिस्टम लेके आते हैं। तो इनके दौर में लोकल गवर्नमेंट, नाज़िम, डिसेंट्रलाइजेशन, इनके दौर के अच्छे काम ये थे, इकनॉमिक ग्रोथ 6 से 7% होगी, बड़े बड़े इदारे जो है ना वो प्राइवेट हुए, मीडिया नहीं आई, जितने चैनल देखते हैं ना दुनिया न्यूज़ ये वगैरह सारी मुशर्रफ के दौर में, हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स आती हैं, मॉडरेशन की पॉलिसीज़ आती है, ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सबसे ज़्यादा काम मुशर्रफ के दौर में हुआ। अच्छा जी, लेकिन आगे चल के क्या होता है, 9/11 की वार होती है, वार ऑन टेरर, उसमें पाकिस्तान अमेरिका का फिर साथ देता है और आगे चल के इसके दौर में जुडिशल क्राइसिस भी होता है, जजेस को हटाया जाता है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाया जाता है, वकील उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। और दूसरा ये है कि मुशर्रफ के दौर में टेररिज्म के अंदर भी इजाफा होता है, लाल मस्जिद जैसा ऑपरेशन होता है, बुकटी को इसने मारा अपने दौर में। तो इसके दौर में कंट्रोल्ड इलेक्शन हुए और बहुत सारे लीडर्स को एग्जाइल किया गया, यानी नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहर ही बैठे हुए थे, इनके दौर में कभी नहीं आए, लेकिन आखिरकार प्रेशर में आके उसने भी रिज़ाइन दिया 18 अगस्त 2008 को और उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है। सो दोस्तों जनाब ये है पाकिस्तान स्टडी का मुकम्मल सिलेबस, ऑलमोस्ट आई थिंक 90% जितने भी टॉपिक हैं वो भाई उनकी मैंने रिवीजन आपको करा ली है इस वीडियो के अंदर। सो इंशाल्लाह आपका ये पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये जिस तरह मैंने आउटलाइन बनाई है इनको आपने बस जहन में याद रखना है, रट्टा लगाना है, तो इंशाल्लाह ये आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।